की कहानी बताने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है। ये पूरी तरह से सच्ची घटनाएं हैं जो कश्मीर में हो चुकी हैं। कहानी शुरू होती है 19 जनवरी 1990 के कश्मीर से, जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम शिव होता है और उसका एक दोस्त होता है अब्दुल। वहीं रेडियो पर सचिन की बात चल रही थी, जो अपने क्रिकेट मैच में बहुत अच्छा खेल रहा था। यहाँ पर शिव ने भी अच्छा खेला था, तो वो खुशी में सचिन का नाम चिल्लाने लगता है। लेकिन एक हिंदू क्रिकेटर का नाम सुनते ही वहां मौजूद कुछ लोग उसे मारने लगते हैं। ऐसे में उसका दोस्त अब्दुल आता है और किसी तरह उसे बचाकर वहां से निकाल लेता है। ये 1990 का कश्मीर था, जब कश्मीरी पंडितों से उनकी जमीन और उनका हक छीना जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था और उनकी पत्नी और बेटियों को वहीं छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस पूरे डर के पीछे जो मुख्य चेहरा था, उसका नाम था फरूक अहमद दार, जिसका नाम बिट्टा कराटे था। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहां एक आतंकवादी एक औरत और उसकी बेटी से कहता है कि वे उसके पति को यह संदेश दे दें कि वो तो भाग सकता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बेटी को पीछे छोड़ना होगा ताकि वो उनके साथ गलत कर सके। जाहिर है कोई पत्नी ऐसा नहीं चाहेगी, तो वे उसे वहीं मार देते हैं। उस समय पूरे कश्मीर में यही सब हो रहा था। बच्चों के दिमाग में भी यही भर दिया गया था कि या तो धर्म बदलकर मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओ। बिट्टा कराटे बहुत से हिंदू लोगों को जबरदस्ती पकड़कर मुस्लिम बना रहा था और उन्हें बीफ खिला रहा था, ताकि कश्मीर में हिंदू बहुसंख्या को कम करके अल्पसंख्यक बनाया जा सके, और ऐसा हो भी रहा था। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर है। पुष्कर के परिवार में उसका एक बेटा, एक बहू और 2 पोते होते हैं। उन दोनों पोतों में से एक का नाम शिव है, जो शुरुआत में क्रिकेट खेल रहा था, और दूसरा छोटा पोता कृष्णा होता है। पुष्कर हर शिवरात्रि पर शिवजी का रोल निभाते थे और इस बार भी वो उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें अपने कश्मीर से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका पोता शिव अभी तक घर नहीं आया है। वे अपने स्कूटर से शिव को लेने निकलते हैं और वहां से शिव और अब्दुल दोनों को स्कूटर पर बैठाकर वापस ला रहे होते हैं। तभी आर्मी की एक जीप आती है और इंडियन आर्मी वाले कहते हैं कि वे उनके पीछे पीछे चलें ताकि उन पर हमला ना हो। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही वो जीप खुद ब्लास्ट हो जाती है। उधर बिट्टा कराटे पुष्कर के घर पहुंच जाता है। दूर से देखकर पुष्कर का बेटा जल्दी से एक अनाज के ड्रम में छिप जाता है ताकि उसे मारा न जा सके। लेकिन अब्दुल का पिता, जो पुष्कर का पड़ोसी है, बिट्टा को बता देता है कि पुष्कर का बेटा ड्रम में छिपा हुआ है। इसके बाद बिट्टा अंदर जाता है और सभी को पकड़ लेता है। वो पुष्कर के बेटे को उसकी पत्नी शारदा के सामने ही गोलियों से मार देता है। इसके बाद पुष्कर भी वहां पहुंच जाता है और बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि बिट्टा तो उसका स्टूडेंट था, लेकिन बिट्टा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिट्टा देखता है कि ड्रम से खून बह रहा है। वो खून से सने चावल उठाता है और शारदा को देता है और कहता है कि अगर उसने ये चावल खा लिए तो उसके बेटे शिव और कृष्णा की जान बख्श देगा, नहीं तो वो उन्हें भी मार डालेगा। इसके बाद ये सीन शारदा के चेहरे पर रुक जाता है और फिर कहानी वर्तमान में आ जाती है। अब हम ब्रह्मदत्त को देखते हैं, जो अभी भी कश्मीर में रह रहा होता है। उससे मिलने पुष्कर का पोता कृष्णा आने वाला होता है। कृष्णा अब दिल्ली में रहता था और अपने दादा पुष्कर की अस्थियां लेकर कश्मीर आता है, क्योंकि पुष्कर की मृत्यु हो चुकी होती है। कृष्णा के वहां पहुंचने तक कुछ और लोग भी वहां आते हैं, जो कभी पुष्कर के दोस्त थे। उनमें एक डॉक्टर महेश होता है, एक रिटायर्ड डीजीपी हरी होता है और एक जर्नलिस्ट भी होता है। ये सभी लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि पुष्कर उनका अच्छा दोस्त था और अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन कृष्णा को इन सब बातों का कोई पता नहीं होता। उसे हमेशा यही बताया गया था कि उसके माता पिता की मौत एक स्कूटर एक्सीडेंट में हुई थी कश्मीर में। असल में क्या हुआ था और सच्चाई क्या थी, कृष्णा इससे पूरी तरह अनजान होता है। इसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज जेएनयू में अपनी प्रोफेसर राधिका से मिलता है। राधिका यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को भड़का रही होती है कि उन्हें कश्मीर को आज़ादी दिलानी है और कश्मीर को इंडिया की सरकार से खतरा है। ये प्रेजेंट टाइम का समय होता है जहाँ पर आर्टिकल 370 हटाया जा चुका है और इसी बात से बहुत सारे लोग इसके खिलाफ होते हैं और प्रोफेसर राधिका भी उन्हीं में से एक होती है। उसे ऐसा लगता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए और यही बात वो कृष्णा को भी कहती है। राधिका को ऐसा भी लगता है कि कोई भी नरसंहार नहीं हुआ था और किसी भी कश्मीरी पंडित को मारा नहीं गया था। उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी ऐसा। आज हम तुम्हें एक फिल्म बताने वाले हैं।
लेकिन ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है, ये पूरी तरह से सच्ची घटनाएं हैं जो कश्मीर में हो चुकी हैं। कहानी शुरू होती है 19 जनवरी 1990 के कश्मीर से, जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम शिव होता है और उसका एक दोस्त तुल। वहीं रेडियो पर सचिन की बात चल रही थी, जो अपने क्रिकेट मैच में बहुत अच्छा खेल रहा था। यहाँ पर शिव ने भी अच्छा खेला था, तो वो खुशी में सचिन का नाम चिल्लाने लगता है। लेकिन एक हिंदू क्रिकेटर का नाम सुनते ही जब कश्मीरी पंडितों से उनकी जमीन और उनका हक छीना जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, इस पूरे डर के पीछे जो मुख्य चेहरा था उसका नाम था फरूक अहमद दार, जिसका नाम बिट्टा कराटे था। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहां एक आतंकवादी एक औरत और उसकी बेटी से कहता है कि वे उसके पति को यह संदेश दे दें कि वो तो भाग सकता है, लेकिन पत्नी और बेटी को पीछे छोड़ना होगा ताकि वो उनके साथ गलत कर सके। जाहिर है कोई पत्नी ऐसा नहीं चाहेगी, तो वे उसे वहीं मार देते हैं। उस समय पूरे कश्मीर में यही सब हो रहा था। बच्चों के दिमाग में भी यही भर दिया गया था कि या तो धर्म बदलकर मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओ। बिट्टा कराटे बहुत से हिंदू लोगों को जबरदस्ती पकड़कर मुस्लिम बना रहा था और उन्हें बीफ खिला रहा था, ताकि कश्मीर में हिंदू बहुसंख्या को कम करके अल्पसंख्यक बनाया जा सके, और ऐसा हो भी रहा था। फिर कहानी आगे बढ़ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर है। पुष्कर के परिवार में उसका एक बेटा, एक बहू और 2 पोते होते हैं। उन दोनों पोतों में से एक का नाम शिव है, जो शुरुआत में क्रिकेट खेल रहा था, और दूसरा छोटा पोता कृष्णा होता है। पुष्कर हर शिवरात्रि पर शिवजी का रोल निभाते थे और इस बार भी वो उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें अपने कश्मीर से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका पोता शिव नहीं आया है। वे अपने स्कूटर से शिव को लेने निकलते हैं और वहां से शिव और अब्दुल दोनों को स्कूटर पर बैठाकर वापस ला रहे होते हैं। तभी आर्मी की एक जीप आती है और इंडियन आर्मी वाले कहते हैं कि वे उनके पीछे पीछे चलें ताकि उन पर हमला ना हो। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही वो जीप खुद ब्लास्ट हो जाती है। उधर बिट्टा कराटे पुष्कर के घर पहुंच जाता है। दूर से देखकर पुष्कर का बेटा जल्दी से एक अनाज के ड्रम में छिप जाता है ताकि उसे मारा न जा सके। लेकिन पुष्कर का पड़ोसी है, बिट्टा को बता देता है कि पुष्कर का बेटा ड्रम में छिपा हुआ है। इसके बाद बिट्टा अंदर जाता है और सभी को पकड़ लेता है। वो पुष्कर के बेटे को उसकी पत्नी शारदा के सामने ही गोलियों से मार देता है। इसके बाद पुष्कर भी वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि बिट्टा तो उसका स्टूडेंट था, लेकिन बिट्टा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिट्टा देखता है कि ड्रम से खून बह रहा है। वो खून से सने चावल उठाता है और शारदा को देता है और कहता है कि अगर उसने ये चावल खा लिए तो उसके बेटे शिव और कृष्णा की जान बख्श देगा, नहीं तो वो उन्हें भी मार डालेगा। इसके बाद ये सीन शारदा के चेहरे पर रुक जाता है और फिर कहानी वर्तमान में आ जाती है। अब हम ब्रह्मदत्त को देखते हैं, जो अभी भी कश्मीर में रह रहा होता है। उससे मिलने पुष्कर का पोता कृष्णा आने वाला होता है। कृष्णा अब दिल्ली में रहता था और अपने दादा पुष्कर की अस्थियां लेकर कश्मीर आता है, क्योंकि पुष्कर की मृत्यु हो चुकी होती है। कृष्णा के वहां पहुंचने तक कुछ और लोग भी वहां आते हैं जो कभी पुष्कर के दोस्त थे। उनमें एक डॉक्टर महेश होता है, एक रिटायर्ड डीजीपी हरी होता है और एक जर्नलिस्ट भी होता है। ये सभी लोग बहुत दुखी होते हैं कर उनका अच्छा दोस्त था और अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन कृष्णा को इन सब बातों का कोई पता नहीं। उसे हमेशा यही बताया गया था कि उसके माता पिता की मौत एक स्कूटर एक्सीडेंट में हुई थी कश्मीर में। असल में क्या हुआ था और सच्चाई क्या थी, कृष्णा इससे पूरी तरह अनजान होता है। इसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज जेएनयू में अपनी प्रोफेसर राधिका से मिलता है। राधिका यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को भड़का रही होती है कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है और कश्मीर को इंडिया की सरकार से खतरा है। ये प्रेजेंट टाइम का समय होता है जहां पर आर्टिकल 370 हटाया जा चुका है और इसी बात से सारे लोग इसके खिलाफ होते हैं और प्रोफेसर राधिका भी उन्हीं में से एक होती है। उसे ऐसा लगता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए और यही बात वो कृष्णा को भी कहती है। राधिका को ऐसा भी लगता है कि कोई भी नरसंहार नहीं हुआ था और किसी भी कश्मीरी पंडित को मारा नहीं गया था। उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी ऐसा ही लगने लगता है। यहाँ कृष्णा अपनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के चुनाव होता है, तो राधिका उसे कहती है कि उसे यहाँ के स्टूडेंट से जुड़ना पड़ेगा और इसके लिए उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा राज्य की सरकार
कश्मीर के लिए खतरा है। इसी तरह से वो कृष्णा को अपने पक्ष में कर रही होती। अब कहानी फिर से अतीत में जाती है। 1989 में ये कहानी कई बार वर्तमान और अतीत में बदलती रहती है, तो तुम्हें सब ध्यान से समझना होगा। अब अतीत में ब्रह्मदत्त एक IAS अफसर होता है और उसके पास पुष्कर मदद के लिए आता है, क्योंकि ब्रह्मदत्त उसका दोस्त होता है। वो उससे कहता है कि बहुत लोगों को सुरक्षा की जरूरत है और उसके अपने बेटे का नाम भी सूची में है। मतलब उसके बेटे को बिट्टा कराटे ने हिंदुस्तान का समर्थक बता दिया है और इसलिए वो उसे मार सकता है। ये सुनकर ब्रह्मदत्त कहता है कि वो इसके लिए सुरक्षा का इंतजाम करेगा। इसके बाद वे लोग पुष्कर के घर की तरफ निकलते हैं, जहाँ रास्ते में पुष्कर सब्जी लेने के लिए रुकता है। जब वो 100 रुपए का भारतीय नोट देता है तो सब्जी वाला पाकिस्तानी नोट देता है और कहता है कि तुम जिस देश में रहोगे तुम्हें उसी देश की मुद्रा मिलेगी। मतलब वहाँ के लोग मान चुके थे कि कश्मीर पाकिस्तान का है और वहाँ पाकिस्तानी पैसा चलना चाहिए। ये देखकर ब्रह्मदत्त उसे तुरंत पुलिस से पकड़वाकर जेल भिजवा देता है और आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक दिन ब्रह्मदत्त कहीं जा रहा होता है तो वो देखता है कि मुस्लिम औरतें हिंदू औरतों का खाना फेंक रही होती हैं और उस समय वो कुछ नहीं कर पाता। इसके लिए उसने प्रधानमंत्री से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री भी उसे कहते हैं कि कश्मीर के मुख्यमंत्री से उनकी अच्छी दोस्ती है, इसलिए अगर वे पंडितों के लिए कुछ करेंगे तो उनकी दोस्ती खराब हो जाएगी। अब कुछ वायुसर ब्रह्मदत्त के घर के पास खड़े होते हैं। तभी अचानक कुछ आतंकवादी आकर उन्हें गोली मार देते हैं और वहां मौजूद पुलिस वाले कुछ नहीं करते, क्योंकि वहां पुलिस वाले भी उन्हीं लोगों का साथ दे रहे होते हैं जो वहां हिंदुओं को मार रहे थे। इसके बाद ब्रह्मदत्त CM से बात करने जाता है, जहां CM उसी को दोष देने लगते हैं और कहते हैं कि वो एक IAS अफसर है और वहां शांति बनाए रखना उसका काम है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है और जब भी वो कोई आदेश देता है तो खुद CM के लोग ही उसे रोक देते हैं। साथ ही जो लोग उन्हें CM की पार्टी ही पैसा दे रही है, लेकिन CM उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब सामने देखने पर वहां बिट्टा कराटे खड़ा होता है, मतलब खुद CM भी उससे मिला हुआ होता है और अब ब्रह्मदत्त भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पूरी राजनीति उनके साथ होती है। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है, जहां सभी लोग साथ बैठे होते हैं। तभी ब्रह्मदत्त की पत्नी कृष्णा को उसके माँ बाप की फोटो दिखाती है। अभी तक कृष्णा ने वे रास्ते में देखते हैं कि उसी आदमी और उसके बेटे की लाश एक पेड़ पर लटकी होती है और फिर सीन बदलता है। रिफ्यूजी कैंप में, जहां पुष्कर की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी और वह जल्दी अंधा भी हो सकता था, वहां का डॉक्टर उसे महंगे लेंसेज लगवाने को कहता है, लेकिन उसकी पेंशन में इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो सस्ता लेंस लगवाने की बात करता है। वहां वे लोग बहुत गंदे छोटे छोटे कैंप में रह रहे होते हैं, जहां उनके पास खाने के लिए भी पूरा खाना नहीं होता, इसलिए पुष्कर सिर्फ एक समय ही खाना खाता है। इस पूरे कैंप में वही लोग रहते हैं जिनका कभी कश्मीर में घर हुआ करता था, लेकिन अब वे अपने ही घर से निकाल दिए गए थे और यहाँ में सभी लोग इसी उम्मीद में बैठे होते हैं कि एक दिन उन्हें कश्मीर वापस जाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही एक दिन वहां ब्रह्मदत्त आता है, जो अब IAS अफसर से बढ़कर होम मिनिस्टर का सबका होता है। वहां होम मिनिस्टर भी आता है। ब्रह्मदत्त उन्हें बताता है कि यहाँ बहुत लोगों की मौत हो रही है और कई बीमारियां फैल, तो इस पर होम मिनिस्टर कहता है कि ये सब पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं और गर्मी में हैं, इसलिए इनकी मौत हो रही है। इस तरह वहां के नेता अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। होम मिनिस्टर सभी शरणार्थियों के सामने जाता है, जहां वे अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं। भी वहां पुष्कर आता है, जिसके हाथ में एक बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है आर्टिकल 370 हटाना चाहिए। अब पुष्कर की आंखें लगभग खराब हो चुकी होती हैं और वो मानसिक रूप से भी काफी परेशान होता है। इसी वजह से वो ब्रह्मदत्त को पहचान नहीं पाता और बार बार आर्टिकल 370 हटाने की बात करता रहता है। इसके बाद ब्रह्मदत्त पुष्कर की फैमिली से मिलता है और कहता है कि वो उन्हें पास में ही एक घर और नौकरी दिलाता। पुष्कर की फैमिली मान जाती है। अब अगले सीन में वे सोने लगते हैं, लेकिन वहां के हालात भी लगभग वैसे ही होते हैं। बच्चों को स्कूल में मौलवी गलत बातें सिखा रहे होते हैं और उनकी बातें सुनकर डर जाता है। उसने भगवान का एक लॉकेट पहना होता है, जिसे वो जल्दी से अंदर छुपा लेता है। इससे समझ आता है कि धीरे धीरे वहां हालात ऐसे हो गए थे कि हिंदुओं को मानने से डरने लगे थे।
अगले सीन में हम देखते हैं कि बिट्टा कराटे, जो खुद एक अपराधी था, वो मीडिया तक पहुंच गया होता है और वहां उसका इंटरव्यू दिखाया जा रहा होता है। वहां वो कहता है कि उसने सिर्फ 20 से 30 लोगों को मारा है और वे सब आरएसएस के लोग थे। खुद को एक आजादी का लड़ाकू बताता है। ये सब देखकर पुष्कर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो काफी समय से कोशिश कर रहा था कि वो प्रधानमंत्री से मिल सके, लेकिन एक आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंचना बहुत मुश्किल, और जब वो सच बोल रहा हो तब तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। अब वर्तमान में कृष्णा ये सब बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस कॉलेज से वो आया था वहां उसे कुछ और ही सिखाया गया था, लेकिन अब कश्मीर आकर उसे जो सच पता चला वो बिल्कुल अलग था। यही सब सोचते हुए उसे याद आता है कि मरते समय पुष्कर ने उससे कहा था साथियों को उसके कश्मीर वाले घर में बिखेर देना, क्योंकि उसका एक ही सपना था कि वो एक दिन अपने कश्मीर वाले घर लौट सके, जो कि मरते समय भी पूरा नहीं हो पाया। यही वजह थी कि कृष्णा उसकी अस्थियां ले था। ये बात वो जाकर प्रोफेसर राधिका को बताता है तो वो कहती है कि वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर